है ना। तो ये हम डिजीज़ डैम्पिंग ऑफ इट इज़, आपने क्या बोला, व्हाट इज डैम्पिंग ऑफ? नहीं, मैं डाउनी मिल्ड्यू का। डाउनी मिल्ड्यू तो हम बाद में आएंगे, पहले डैम्पिंग ऑफ की बात कर रहा मैं। क्या है, कुछ आइडिया लग रहा है? लग रहा है आइडिया? क्या? छोटे छोटे प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? नर्सरी। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो आप, है ना। तो जो नर्सरी होते हैं, जब हम नर्सरी ग्रो करते हैं, किस में ग्रो करते हैं, किस चीज़ के लिए? वेजिटेबल्स के लिए। किसके? टोमेटो, कैप्सिकम, चिलीज। आप लोग बेसिक कोर्स पढ़ा है अपने वेजिटेबल का? नर्सरी टेक्निक पढ़ा दिया है? नहीं पढ़ाया किसी ने? नर्सरी ग्रोइंग टेक्निक। सब एक दूसरे का मुंह देखते हो, क्या बात है। जब हम नर्सरी ग्रो करते हैं ना, सबसे मेजर डिजीज है, अगर किसी भी क्रॉप की, वेजिटेबल क्रॉप की, अगर नर्सरी के थ्रू, उसकी दो तरह की होती है ना वेजिटेबल। एक होता है जिसको हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं, और एक वेजिटेबल होता है जिसकी हम नर्सरी ग्रो करते हैं। डायरेक्ट सोइंग क्रॉप कौन सी है वेजिटेबल की? जिसको हम बीज खरीदा और सीधा हम जा करके सोइंग कर दिया, वो कौन सी क्रॉप है? ओकरा, पीस, है ना, पालक, धनिया, मेथी, ये सब जो भी वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं ना, दीज आर डायरेक्ट सोइंग। इसकी हम सीड मार्केट से लिया या सेल सेंटर से लिया और उसको जाके डायरेक्टली हम सोइंग करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसके हम सीड को हम क्या करते हैं, नर्सरी में ग्रो करते हैं। वो ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि सीड रेट बहुत कम होता है। टोमेटो का सीड रेट एक कनाल में कितना है? नहीं पता होगा, 10 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 7, 8, 9, 10 के बीच में ही रहता है। ब्रिंजल का वैसे ही 5 ग्राम। तो ये जो सीड का, कॉलीफ्लावर का 5 से 8 ग्राम, 10 ग्राम, तो ये जो सीड का जो क्वांटिटी इतना कम है, एक कनाल एरिया है, हम कैसे इसको सोइंग करेंगे और प्रॉपर डेप्थ पे कैसे जाएगी? तो इसको प्राइमरी जो कहते हैं ना कि केयर करने के लिए हम नर्सरी ग्रो करते हैं, ताकि उस जो प्लांट है वो हमारे पूरे फील्ड में, एक कनाल में अगर हमको पता है कि कॉलीफ्लावर लगाएंगे तो हमको 1600 प्लांट होना चाहिए। हम टमाटर ग्रो करेंगे तो हमें पता है कि हमें कम से कम 800 या 900 प्लांट होना चाहिए। हमें अगर ब्रिंजल ग्रो करेंगे तो हमें पता है कि इसमें डिस्टेंस के अनुसार, अगर हमने 1/90 सेंटीमीटर या 60/75 का रखा, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 600-700 प्लांट होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया में जितना होना चाहिए वो हमारे को पहले डिसाइड करना पड़ता है। और दिस इज़ द वे कि नर्सरी में हम हेल्दी प्लांट्स को जाकर ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसके बाद हमारी जो क्रॉपिंग है, जो यील्ड है, वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता ड्यू टू प्लांट पॉपुलेशन। बट हम जब डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो ये जो नर्सरी का स्टेज है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है कि प्लांट जैसे ही जर्मिनेट करने लगता है, आप अंडरस्टैंड करते हो हिंदी? थोड़ा बहुत मिक्स चलेगा। तो जब हम जर्मिनेट करता है ना, उसी स्टेज पे, इसको बोलते हैं टू लीफ स्टेज। 2 कॉटिलीडन निकलता है ना। डाइकोटिलीडन जानते हो? मोनोकॉट। कौन सा मोनोकॉट है? कोई एक क्रॉप बताओ मोनोकॉट जिनके लीफ लंबे होते हैं, वो मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, जैसे मेज, व्हीट, पैडी। और डाइकॉट जिसके दानों को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? 2 उसमें कॉटिलीडन निकलेंगे। जैसे चना, तो किसी चीज़ को, चना, टमाटर के भी सीड को जब आप वो करोगे ना, तो उसमें से 2 कॉटिलीडन निकलेंगे। तो जो डाइकोटिलीडन जितने भी प्लांट्स हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट को मेनली हम ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, जो ट्रू लीफ आने से पहले जैसे ही प्लांट जर्मिनेट करेगा, उसके बाद उसी सॉयल बेस से वो डैमेज कर देता है। और ये कंडीशन आ जाता है कि जैसे ही उसका उसी स्टेज में वो डैमेज कर देगा, आपका जो नर्सरी एरिया है वो इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, बीच बीच में से खाली, और प्लांट ऐसे झुक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा? कमर तोड़ रोग। हिंदी में क्या बोलते हैं? फार्मर को आप तो डैम्पिंग ऑफ बोलोगे तो नहीं समझेगा वो, उसको आपको बोलना पड़ेगा दिस इज़ अ कमर तोड़ रोग, दिस इज डैम्पिंग ऑफ। और ये मतलब यूनानिमस है, ये कहीं भी आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इसकी इस कंडीशन को, अब ये कंडीशन आती कब है? आप लोग को अगर पूछा भी जाएगा तो ये कंडीशन आती कब है? फार्मर को आपने ये पूछना है कि ये डिजीज, आप बोलेगा कि मेरा तो नर्सरी लगाया था टमाटर का, और ऐसे इस तरह से अगर हो सकता है पिक लेकर के आ जाए कि ऐसे सूख रहा है, क्या करूँ मैं? तो ये कंडीशन तब आती है। इसमें 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन आएगा जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन हो, मतलब अगर वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है
और ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, 30-32-35 डिग्री टेम्परेचर है। उस कंडीशन में ये जो पिथियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा जितने भी हैं वो मैक्सिमम जो फंगस वो ग्रो करना मतलब फास्ट ग्रो करते हैं और वो अटैक करते हैं जो सॉयल लेवल पे ही अटैक करते हैं और वहाँ से डिजीज प्लांट डैमेज हो जाता है, मतलब सीडलिंग डैमेज होता है, प्लांट तो नहीं बोलेंगे, सीडलिंग डैमेज हो जाता है और इससे बहुत बड़ा लॉस फार्मर। एक तो जैसे मान लिया उसने 10 ग्राम सीड डाला, उसको पता है कि मेरे को 2000 प्लांट चाहिए इसलिए 10 ग्राम, अगर वो 50% भी लॉस हो गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, उसको जितनी क्वांटिटी में सीडलिंग चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। तो दिस इज़ अ मेजर कॉज। बाकी इसमें मैंने लिख दिया है क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो मैं सोचूंगा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा ख़त्म कर दूँ। और इसको आपने देखना कि ये इसमें फेवरेबल कंडीशन इसका क्या होता है। डेंस रेजिंग, जैसे हाई डेंसिटी, बहुत ज़्यादा घना बिजाई कर देते हैं लोग। फार्मर में इस खास करके प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा वो सीड को समझते हैं कि मैंने इसको हाथ से ही डाल देना है, जबकि प्लांट जो सीडलिंग होता है उसको हम कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको सोइंग करना चाहिए और लाइन से लाइन की डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। सीडलिंग का, किसी भी सीडलिंग को अगर आपको पूछा जाए कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पे, तो 2 to 3 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, प्लांट टू प्लांट, और या सीड से सीड कह लो आप, और लाइन से लाइन 5 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। और ये कंडीशन है। और मोस्टली सोलेनेसियस, ये 4 तरह की मेजर वेजिटेबल क्रॉप है, जैसे सोलेनेसियस है, कोल क्रॉप, कुकर बीट्स है, और जैसे एलियम जो मतलब अनियन और गार्लिक के लिए होता है। तो इन क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनकी हम सीडलिंग ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली है कि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और ये इस पे इन्वेस्टमेंट से, जैसे कहते हैं ना, फार्मर का एक्सपेंडिचर तो लगता ही लगता है, फार्मर का डिले भी होता है, और इससे कई बार ऐसा भी लॉस होता है कि पूरा का पूरा क्रॉप ही चला जाता है, मतलब वो टाइमली सो नहीं कर पाएगा, टाइमली ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाएगा। तो डैम्पिंग ऑफ इज़ द मेजर डिजीज़ ऑफ, अगर वेजिटेबल में अगर आपको कोई भी पूछता है कहीं भी, जैसे मेरे को भी जब मैं ARS क्वालिफाई किया था तो मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चन थे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यही था, व्हाट इज़ ए मेजर डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल क्रॉप्स। तो ऐसा मत सोचना कि ये छोटी मोटी, बहुत लोगों को पता है, जैसे कोई लोग बोल देते हैं विल्टिंग है या फ्यूजेरियम बिल्ट है या बैक्टीरियल बिल्ट है या और भी जो हम आगे कवर, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, बट उससे भी मेजर वो फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसमें एक बार डिजीज़ आ गया तो जिसने प्लांट को ये अटैक कर दिया है उतने प्लांट आपको डैमेज होएगा ही होएगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट मोस्टली जो क्रॉप जो होते हैं वो, ये टोमेटो का प्लांट है, ये पोटैटो है, ये पोटैटो है, टोमेटो है। मोस्टली 2 ही क्रॉप है जिसमें अर्ली ब्लाइट का अटैक होता है, एक होता है टोमेटो और दूसरा पोटैटो। टोमेटो में क्यों अटैक कब होता है अर्ली ब्लाइट, आपने सुना होगा, एक अर्ली ब्लाइट होता है, दूसरा होता है लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जब भी होगा तो वार्म क्लाइमेट में होगा, वार्म सीजन में होगा, और लेट ब्लाइट जब भी होगा वो विंटर में होगा। तो इसलिए एक डिफरेंस है, किस समय फार्मर सैंपल लेके आ रहा है वो आपको देखना है कि अगर वो रेनी सीजन के समर सीजन के आसपास में है, जब गर्मी ठीक ठाक है उस समय लेके आ रहा है, तो आप क्योंकि दोनों के सिम्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको सिम्टम भी दिखाऊंगा, लेकिन ये दोनों क्रॉप जो है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये जो डिजीज़ है ये पोटैटो में बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है लेट ब्लाइट में। अर्ली ब्लाइट है उसमें क्रॉप बचता है कुछ हद तक। इसमें डॉटेड कंसेंट्रिक रिंग वगैरह बनते हैं, आप देखोगे पूरा का पत्ता डैमेज नहीं होगा, ऐसे ऐसे वो बनेंगे, और टोमेटो में इस तरह के सिम्टम आपको आएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मैनकोजेब, क्लोरथायनिल, एजेस्ट्रोबिन, ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ फंजीसाइड हैं जिसके बारे में मैंने लिखा है। आप देखो, अगर आपको ये बोला जाए ना, आप लोग का न्यूट्रिशन का भी, एनिमल न्यूट्रिशन का भी कोई कोर्स होता है आप लोग के कोर्सेज हैं कोई जो वेटनरी पहले अभी है, मतलब सेकंड जब भी होगा, कोई वेटनेरियन पढ़ाता है उसको, तो उसमें एक बार मेरे को पूरा कोर्स ख़त्म हो गया हमारा, पंतनगर की बात बता रहा हूँ। एक टीचर जो हमारे थे, पूरा कोर्स ख़त्म हो गया 6 महीने का, वहाँ तो प्रॉपर 6 महीना मीन्स 6 महीने ही होता था, 4 महीने और 4.5 महीने जैसे यहाँ आजकल चल रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं था वो। तो वो जो एक ही क्वेश्चन पूछा था फाइनल में, और उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक डॉग ने मीट खाया, उसका क्या हुआ, ठीक है ना, बस ये क्वेश्चन था।
और जितना उसने कोर्स क्लास लगाए थे वो सारे क्लास का उसमें निचोड़ था वो, कि आपको सारी साइकिल, यूरिया साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, प्रोटीन साइकिल, जो भी आपका ग्लूकोज ये वो सब कुछ उसमें लिखना था। मतलब आप कॉपी भरते भरते आप, मतलब उसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन, जैसे अगर आपको प्लांट क्लिनिक के बारे में बोला जाए कि अगर अर्ली ब्लाइट आया है तो फार्मर आप कैसे डायग्नोज करोगे आप कि अर्ली ब्लाइट है। तो पहला तो सीज़न का है, मैंने आपको बोला ना, सीज़न पहले देखना किस मंथ में आया है। तो थोड़ा वो गर्मी वाला अगर हल्का फल्का है तो वो, अगर विंटर है, बिल्कुल ही विंटर है, नवंबर दिसंबर में लेके आया है, तो डेफिनेटली है कि आप समझोगे कि इस समय लेट ब्लाइट ज़्यादा आता है, अर्ली ब्लाइट कम आती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको सारे दिमाग लगाने के बाद ही फार्मर के कंक्लूजन पे पहुंचना है कि ये रिकमेंडेशन आपकी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट आप देखोगे ना तो टोमेटो का ये जो प्लांट है ना, इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर इस तरह के पैचेज भी आते हैं। मतलब लीफ और स्टेम लेट ब्लाइट में दोनों अफेक्टेड होता है। और पोटैटो का हाल ये हो जाता है कि ये इसका ट्यूबर भी अफेक्टेड होता है। पोटैटो ये तो अभी इनिशियल स्टेज है, और जब इसका लेटर स्टेज, मतलब 7-8 दिन के बाद अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा लीफ जो है कवर, पूरा फील्ड कवर हो जाता है इस डिजीज़ से, और लीफ फॉल एकदम से ब्लैक होकर के पूरा लीफ फॉल हो जाता है विद इन 4-5 डेज। तो इसमें कंजीनियल इन्वायरमेंट का बड़ा देखा जाता है कि उस समय बारिश का मौसम, जिस एरिया में लगा हुआ है उस समय बारिश था कि नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा इसको एक तरह स्प्रेड करने में वो करता है, हेल्प करता है। तो वो एक इसमें है। उसके अलावा आप टोमेटो में देखेंगे, टोमेटो का प्लांट में लगा हुआ है बकाई रॉट, सुना है आपने डिजीज़? टोमेटो का एक बकाई रॉट हिमाचल का बहुत मेजर डिजीज़ है, बक आई रॉट। बक आई का मतलब जो हिरन की आँख होती है उसको बक बोलते हैं, बकाई बोलते हैं। उसकी आई की तरह ये होता है सिम्टम, और ये ग्रीन टोमेटो पे भी आता है और राइपन टोमेटो पे भी आता है, दोनों कंडीशन में। तो ये बट बहुत मेजर जो डिफरेंस है कि इसके स्टेम को भी ये कवर करता है। बाकी सिम्टम आपको लिखा हुआ है लेट ब्लाइट में, अर्ली ब्लाइट में कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं, वाटर सोक्ड एरिया, ठीक है ना, कूल वेदर, येलो हॉलो राउंड स्पॉट, ये वाइट फंगल ग्रोथ। इसमें जो फंगल ग्रोथ है वो साफ दिखेगा आपको इनमें, और स्लो स्प्रेड और वेरी फास्ट, ये धीरे धीरे फैलता है जो आपका अर्ली ब्लाइट है। जो लेट ब्लाइट है, मैंने बोला विद इन 3-4 डेज अगर कंट्रोल नहीं किया तो पूरे क्रॉप को कवर कर लेगा ये। उसके बाद आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो आप बता रहे थे। पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर की जैसा इसका नॉमिनक्लेचर है कि पाउडर की तरह वाइट पाउडर जो होता है नॉर्मली वो उसी कलर का दिखता है, और मोस्ट प्लांट अफेक्टेड कुकरविट्स होते हैं। ये सारे कुकरविट्स हैं, चाहे कुकम्बर हो और वो चाहे समर स्क्वैश हो, और ये पीज़ में भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये मैक्सिमम कब होता है? जब फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आता है। जो लेट जो हम लगाते हैं पीज़, उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा क्या डैमेज होता है कि इसका जो पाउडरी है ना, जो लीफ सरफेस पे आता है, अपर सरफेस पे, और इसके नीचे देखोगे ऊपर भी फंगल ग्रोथ होगा, नीचे भी होगा। और इससे क्या होता है कि इसमें फूड एकोमुलेशन या खाना बनाने का फूड जो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के जो क्लोरोफिल कंटेंट है ना, वो कम हो जाता है अल्टीमेटली, ये कह सकते हो। और इससे क्या होता है, प्लांट पूरा डैमेज हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें ईल्ड लॉस तो होता ही है, क्वालिटी लॉस भी होता है। जो भी फ्रूट लगे हुए हैं उसमें भी क्वालिटी नहीं आएगी। चाहे इसमें आप देखोगे ये जो पॉट्स हैं ना, ये ग्रे कलर के हो जाएंगे, मार्केट में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक इसमें क्या, सल्फर इज़ द मेजर। अगर आप इसमें सल्फर भी लिख दोगे ना कि अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो यू हैव टू गो फॉर ब्लाइंड रिकमेंडेशन कि सल्फर बेस्ड एनी फंजीसाइड शुड अप्लाई ड्यूरिंग द पाउडरी मिल्ड्यू अटैक। ये किसी भी क्रॉप में चलता है। तो सल्फर बेस्ड जितने भी फंजीसाइड हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे टेबुकोनाजोल है, प्रोपोकेनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, इस टाइप के जो फंजीसाइड्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू तो आप जानते हो, इसमें क्या होगा ना, कुकुम्बर का ये प्लांट है, आपने देखा ना, ये कुकुम्बर का प्लांट है, ये पाउडरी मिल्ड्यू है जिसके ऊपर सिम्टम आ रहा है। जो डाउनी मिल्ड्यू होगा इसके सिम्टम, जो इसके फंगस का ग्रोथ है वो लीफ के नीचे ज़्यादा होगा। और जब आप लीफ को ऐसे करके देखोगे ना तो आपको ये रिंग ए स्क्वायर जैसे जैसे वेन्स जाते हैं ना, उस टाइप के पैचेज बनेंगे। मतलब गोल नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो रेक्टेंगल, हेक्सागोनल या पेंटागोनल या जो भी है ट्रायंगल, उस टाइप का बनेगा ये, उसी या जो खाली रहेगा जब भी आप देख रहे हो।
और इसमें भी ये टोमेटो का है, टोमेटो में बर्निंग शुरू हो जाती है मार्जिनल। ये है कैबेज का आपका, कैबेज में इसी तरह से आप लीफ के नीचे वाले सरफेस पे देखोगे उस पर स्पॉट नज़र आएगा। ये स्पिनच है, पालक है, पालक के नीचे आप देखोगे वाइट कलर की, इसमें ब्राउन कलर का थोड़ा सा होता है डाउनी मिल्ड्यू में, तो आप देखोगे उसका जो हाइफा या माइसीलियम है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसका भी मैंने लिख दिया है आपको, मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC जानते हो ना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दिस इज वन ऑफ द ग्लोबल फंजीसाइड, जिसको अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो यू हैव टू राइट। किसी भी फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट जो है, जो सबसे कम कॉस्टली है, जो फार्मर को आप रेकमेंड करके ये कह सकते हो कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आप इसको तो पहले आप अप्लाई करो, मतलब फार्मर को आप रेकमेंड कर सकते हो। ब्लाइंडली पाउडरी मिल्ड्यू में आपको सल्फ़र लेना है, जो इसमें लेना है आपको कॉपर बेस्ड फंजीसाइड को लेना है, ये ध्यान रखना है। जब मेटालेक्सिल है, मैनकोजेब के साथ इसको करते हैं, वो सल्फ़र बेस्ड और ये कॉपर बेस्ड। उसके बाद एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, जो फ्रूट्स होंगे ना उस पे डीप मतलब एक तरह से छोटे छोटे, कैप्सिकम में भी हो सकता है, चिलीज़ में जैसे देख रहे हो ना, कंसेंट्रिक रिंग तो बनता ही है, बट ये डाउनवर्ड की तरफ जाता है, ये फूलेगा नहीं। इस तरह से कैप्सिकम के ऊपर, टोमेटो के ऊपर या पोटैटो के ऊपर, ये जो है ना एंथ्रेक्नोज में क्वालिटी ऑफ फ्रूट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें लीफ उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है जितना ज़्यादा आपके फ्रूट्स इफेक्टेड होते हैं, तो मार्केटेबिलिटी इसकी घट जाती है। ये फार्मर को तब लॉस करता है जब ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि किस स्टेज में कौन। जबकि कुकम्बर में आप देखोगे, खास करके जितने भी कुकरबिटेशियस हैं उसमें से कुकम्बर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जितने भी कुकरबिट्स प्लांट हैं उसमें सबसे सेंसिटिव प्लांट भी कुकुम्बर को माना जाता है किसी भी डिजीज़ के लिए, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया है कार्बेंडाजिम, खास करके बेविस्टीन वगैरह सुना होगा, बेविस्टीन वगैरह का स्प्रे इसमें ज़्यादा करते हैं। और क्रॉप रोटेशन, एक चीज़ और, जब भी आप कोई किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वी हैव टू राइट कि क्रॉप रोटेशन एक मेजर चीज़ है, मतलब कंट्रोल मेजर कह सकते हो, जो आप सभी में आप लिख सकते हो, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो कि क्रॉप रोटेशन यू मस्ट फॉलो। दूसरा, सैनिटेशन ऑफ फील्ड, खेत की सफाई रखें, मतलब सफाई का मतलब वीड्स नहीं आने चाहिए, जो इनका सेकेंडरी होस्ट होता है जिस पे ये शेल्टर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो आपको मैंने बोला फील्ड सैनिटेशन, और जो डिवेरीज होता है, जो आप पत्ते या आप उसका इफेक्टेड फ्रूट्स या फूल जो भी आप, या उसका कोई ब्रांचेज आप काटते हो, तो उसको ज़मीन पे नहीं गिरने देना है, उसको इकट्ठा करके और उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है, चाहे ज़मीन में दबा दो या जला दो आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने देखना कि जब भी आपको दबा हुआ स्पॉट नज़र आएगा, थोड़ा डीप स्पॉट, तो डेफिनेटली इट इज़ ए एंथ्रेक्नोज। फ्यूजेरियम विल्ट सुना होगा आपने, दो तरह के विल्ट मेजर हैं, एक है फ्यूजेरियम और दूसरा है बैक्टीरियल। जो फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये बहुत कई बार क्वेश्चन होता है, क्योंकि फ्यूजेरियम विल्ट में आप देखोगे ना कि प्लांट एक कोई प्लांट बीच में सूखेगा। आप उसका फील्ड का बोलोगे फ़ोटो लेकर के आओ, तो फार्मर अगर फील्ड की फ़ोटो लेकर आता है तो वो आप देखोगे उसमें तो एक प्लांट बीच में से ड्राई होना या क्या बोलते हैं टेम्पररी विल्टिंग शुरू हो जाएगी उसमें। जबकि और इसमें आप देखोगे जैसे ये ड्राई हो रहा है, ये है मटर का है, इसमें भी आता है, ये आपका उसमें क्यों बोलते हैं आप लोग क्या, फाबाबिन, और ये आपका ब्रिंजल का प्लांट है। पूरा फील्ड लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ से ड्राई होगा, एक वहाँ से होगा, एक वहाँ से होगा, एक वहाँ से होगा। दिस इज़ ए मेजर सिम्टम। कई बार इसको होता है कि फ्यूजेरियम, क्योंकि अगर आप फ्यूजेरियम आइडेंटिफाई करोगे तो फ्यूजेरियम के अनुसार आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कोई भी पेस्टिसाइड का, और जब आप बैक्टीरियल की तरह करोगे तो आपको बैक्टीरियल के अनुसार आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ हिमाचल में अगर कांगड़ा में पूछा जाए कि ब्रिंजल का मेजर डिजीज़ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बैक्टीरियल विल्ट, नॉट फ्यूजेरियम विल्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे अगर आप इसमें देखोगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्रिंजल का मेजर डिजीज अगर कोई पूछे तो दैट विल बी बैक्टीरियल विल्ट। और इसमें क्या होता है ना कि पूरा का पूरा खेत ही सूख जाता है, बिल्कुल फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में आकर के। प्लांट अच्छा चलता रहेगा, जब उसमें फ्रूट लगने का टाइम आएगा तो उसमें सूखना शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे उसको। तो इसमें भी आपको रिकमेंडेशन दिया हुआ है, सीड ट्रीटमेंट इज मस्ट। फ्यूजेरियम विल्ट में हम सीड ट्रीटमेंट को हम रिकमेंड करते हैं, बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, बट
सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं टमाटो का या पीस का या जिसका भी आप डायरेक्ट सोइंग कर रहे हो, सीडलिंग ग्रो कर रहे हो, तो यू हैव टू गो फॉर सीड ट्रीटमेंट। और सीड ट्रीटमेंट से क्या होता है इनिशियल, क्योंकि ये कई बार सीड बॉर्न होता है, सीड ट्रीटमेंट हम उसी में करते हैं जो सीड बॉर्न होता है या सॉइल बॉर्न हो, दोनों कंडीशन में कई बार करना पड़ता है। तो सॉइल बॉर्न अगर फंगस है या सीड बॉर्न फंगस है तो इसके लिए जो फ्यूजेरियम अगर है कि अगले बार ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी यू हैव टू रेजिस्टेंट वैरायटी। हिमाचल में 2 वैरायटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो एक है अर्का केशव और एक है अर्का निधि। ये 2 वैरायटी यहाँ के लिए रिकमेंड की गई है, दीज आर विल्ट रेजिस्टेंट। आया समझ में? ये 2 वैरायटी जो है अर्का केशव और अर्का निधि, तो इसके लिए रिकमेंडेशन आप इसको कर सकते हो कि फार्मर उसमें चाहे। उसके बाद मेजर बैक्टीरियल डिजीज जो है आपके हैं वो बैक्टीरियल विल्ट जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, सॉफ्ट रॉट, ब्लैक रॉट एंड बैक्टीरियल कैंकर। इसमें आपने बैक्टीरियल बिल्ट देखा होगा, जो मैंने बोला वो फ्यूजेरियम बिल्ट था। इसमें बैक्टीरियल बिल्ट में प्लांट बिल्कुल, टाइम हो गया, हाँ बुला रहे, किसने बोला? आया फ़ोन, बोला हम आ रहे हैं 10 मिनट में, 10 मिनट्स, मैं स्वाइप ही कर सकता हूँ। 2-4 मिनट रुक जाओ। आप देखो तो बाहर, यहाँ से दिख जाएगा, देखो तो आप ज़रा, यहाँ से दिख जाएगा सामने। गैदरिंग कहाँ होने के लिए बोला है? गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर, आप देखो तो थोड़ा सा है तो नहीं गैदरिंग। 5 मिनट 7-8 मिनट लगाएंगे तभी तो मैं मेरे को तो बहुत टाइम लगना था, इसलिए सोच रहा था। मैं कल भी मैडम को बोल के आया कि आप 11:30 के बाद ही आना, हॉर्टिकल्चर वाली का, क्या थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इनको थोड़ा सा। ये है बैक्टीरियल बिल्ट, इसमें भी सिम्टम इस तरह से, बट इसमें जो लीफ ड्रॉपिंग होती है ना, उसमें पत्ते गिरते नहीं हैं, इसमें पत्ते सब गिर जाते हैं, लीफ फॉल हो जाता है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है इन दोनों के बीच में। और इस तरह से इंसिपिएंट बिल्टिंग शुरू होती है। टेम्पररी बिल्ट पहले टेम्पररी होगी, फिर इंसिपिएंट होगी, फिर अल्टीमेटली परमानेंट बिल्टिंग हो जाती है प्लांट का पूरा फील्ड आपका जो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट नॉर्मल डिजीज़ है टोमेटो में बहुत ज़्यादा आता है और कैप्सिकम में बहुत आता है, डॉट डॉट से आते हैं। हाँ आ जाइए, दिख रहे हैं लोग? अभी नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये गेट पे होंगे तो यार हल्ला तो होगा, थोड़ा बहुत आवाज़ तो आई जाएगी, तो आपको जाने में 2 मिनट लगेगा। ये है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ठीक है। और इसमें आपने ये मेज़र है, इसमें और कोई, ये अगर कोई पूछता है ना आपका कि सॉफ्ट ये कैबेज में जो वी आकार का डिजीज़ ग्रोथ होता है, वी शेप में, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन इन ARS। मेरा सेकेंड क्वेश्चन था कि ऐसे बोला था ये किस चीज़ का सिम्टम है जो एक्सटर्नल था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला था दिस इज, अगर कोई ये पूछता है दिस इज ए ब्लैक रॉट, इसका या सॉफ्ट लीफ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का डिफरेंस साइन है। इसमें ग्रोथ ही इस टाइप से होता है जब भी सिम्टम का ग्रोथ होता है। उसके बाद बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, इसमें भी इसमें आपने देखा जब ये तब भी होता है, हार्वेस्टिंग के बाद भी इसकी प्रॉब्लम आती है। आप दुकान पे देखते हो ना, सब्जियां वगैरह बेचते रहते हैं, सब्जी जो पुरानी सब्जी होती है उस पर इस तरह का डेवलप हो जाता है ना। तो यू हैव टू गो फॉर कि ये सॉफ्ट रॉट है और ये डिजीज़ है, नॉट कि पुराना होने के कारण। कई बार लोग उसको निकाल के खा लेते हैं, बट दिस इज ए डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक रॉट है, ये सेम जो आपको बैक्टीरियल वो लीफ स्पॉट बोला उसी की तरह का मिलता जुलता है। अब पूरा का पूरा खेत, यहाँ पर आप जाओगे ना, इधर क्या बोलते हैं, जहाँ कैबेज की बड़ी अच्छी कल्टीवेशन होती है इस एरिया में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, पोटैटो जहाँ ग्रो होता है, वहाँ पे ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब 90% फील्ड में ये डिजीज़ आता ही आता है, ठीक है। उसमें भी यही सिम्टम ना, पूरा बर्निंग हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ जो ये है हेड है ये भी डैमेज होता है। और ये मेजर क्रॉप ऑफ कॉल क्रॉप्स है। कॉल क्रॉप्स का आपको कोई मेजर क्रॉप डिजीज़ का है तो आपने इसमें ब्लैक रॉट का है। उसके बाद बैक्टीरियल कैंकर है, डॉट डॉट आते हैं फ्रूट्स के ऊपर, सारा कुछ इसमें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ रिकमेंडेशन, ये बहुत ही मेजर वो है। यही एक पेस्टिसाइड है जो फंगस में भी काम आता है और बैक्टीरिया में भी काम आता है, दोनों में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद आता है वायरल डिजीज़। वायरल भी आपने देखा होगा, इस तरह का
है ना, जो खास करके लीफ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है वायरस का, और वायरस का कोई कंट्रोल मेज़र नहीं है। अगर वायरस का अटैक जब भी होता है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट को अपरूट करके फेंकना ही होता है। कभी भी आप देखोगे इसमें ना, तो यूज़ वायरस फ्री सीड, ये तो अलग बात है। आपने इन्फेक्टेड इमीडिएटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ वायरस इनोकुलम, डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट, सबसे मेजर चीज़ है। सबसे पहले आपने उखाड़ के उसको फेंक देना, अगर आपको ज़रा भी किसी ने बता दिया कि ये वायरस का अटैक हो चुका है, इससे पहले कि, क्योंकि इसका डिसेमिनेशन इतना फास्ट होता है, इसका फैलाव इतना ज़्यादा होता है, ड्यू टू वाइट फ्लाई, ड्यू टू एफिड माइट, इनके द्वारा, स्पाइडर माइट, इसके द्वारा इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से फैलता है। जहाँ जहाँ ये बैठेगा वहाँ उस प्लांट में ये डिजीज़, और आपको वायरस का पता है कि वायरस जो होता है अपना एक प्रॉपर टाइम ले करके ही ख़त्म होता है। तो इसमें बेटर है, यू हैव टू गो फॉर, इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। इसमें बहुत सारे क्रॉप्स हैं, मोज़ैक है, लीफ कर्ल है, खासकर चिलीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही 1-2 लीफ पे आए तो प्लांट को निकालो आप। अगर आपने काफ़ी एरिया में लगा रखा है तो उसको निकाल के फेंक दो आप। ऐसे टोमेटो में भी आता है, समर स्क्वैश में भी आता है, और आपका टोमेटो में भी आता है। उसी तरह से एलोइंग है, इसमें ये आप देखोगे मोस्टली ओकरा में, उसके अलावा कुकर बीट्स में, ब्रिंजल में, पूरा लीफ जो है वो वाइट कलर का ना होकर के येलो कलर का होना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, नाइट्रोजन की। यहाँ पे गलत फहमी पैदा होता है, तो लोग बोलते हैं यूरिया डालो, यूरिया डालो, यूरिया डालो, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट दिस इज़ ए वायरल डिजीज़। इसके वाला स्टंटिंग, ग्रोथ छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, बहुत छोटा। वैसे जिंक की डेफिशिएंसी से भी होता है, जिंक और बोरोन की डेफिशिएंसी से, बट कई बार लीफ बहुत बढ़िया हेल्दी भी दिखेगा, और उसके बाद उसमें एलोइंग भी कहते हैं ना। कॉम्प्लेक्स प्लांट में डिजीज़ जो होते हैं मोस्टली होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक नहीं कई सारे कारण हो सकते हैं एक ही साथ, एक ही डिजीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद मेजर पेस्ट, एफिड तो आप जानते हो, देखा होगा एफिड चिलीज़ के ऊपर, टोमेटो के ऊपर, कैबेज के ऊपर, कॉलीफ्लावर के, सब के ऊपर डैमेज करता है। और सबसे मेजर जो है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड के ऊपर आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है। और इसका उसके बाद वाइट फ्लाइज, ठीक है। वाइट फ्लाइज ये है वायरस का सबसे बड़ा दोस्त, जो वायरस को एक जगह से, अगर कोई बोलता है कि वायरस को स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले करता है, दैट इज़ अ वाइट फ्लाई। जितना बड़ा ये दिख रहा है इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा होता है, बट ये उड़ते हुए नज़र आ जाएगा, और वाइट कलर के इसके लीव्स, पूरा बॉडी ही वाइट होता है ये। उसके बाद आपका थ्रिप्स आ गया। थ्रिप्स मैंने जो ब्रिंजल के लिए मैंने बोला था, ये सिम्टम, अगर ब्रिंजल कई बार आप खरीदते हो ना, इस तरह की लाइनिंग होती है, तो आप सोचोगे पता नहीं क्या है, कि ये वैरायटी ही ऐसी है, अदरवाइज ये वैरायटी नहीं है, ये थ्रिप्स का अटैक है। टोमेटो में इस तरह का जो अनियन है, अनियन में मेजर जो इंसेक्ट है दैट इज थ्रिप्स। हर क्रॉप का, इस क्रॉप का जो अनियन का सबसे, अनियन और गार्लिक, इसका मेजर अगर इंसेक्ट कोई बोले तो वो थ्रिप्स है। उसके अलावा कैप्सिकम के ऊपर ये सिम्टम आते हैं, इसको आप छू करके भी देखोगे तो लगेगा कि तो डिजीज़ हो सकता है, बट या रैसेस हो सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ए थ्रिप्स अटैक। और उसके कारण से इसका डिफॉर्म भी हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाएगा, साइज भी जो देखने में कैप्सिकम का एक्चुअल साइज है उस साइज़ का ना रह करके कुछ और ही डिफॉर्म, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। उसके बाद फ्रूट एंड सूट बोरर, ये दो जिसको बोलते हैं ना, एक इसका और एक इसका। ब्रिंजल का सबसे मेजर इंसेक्ट अगर कोई है दैट इज अ फ्रूट एंड सूट बोरर। इसका कंट्रोल मेजर मैंने यहाँ दे दिया है आपको। और ये सिम्टम यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है। टिप ऑफ द प्लांट, जो न्यूली ग्रोथ टिप पोर्शन होता है, वहाँ पे इस तरह का डैमेज होता है। और जब आप उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर अगर टच करके देखोगे तो हॉलो हो जाता है, और इंसेक्ट इसी के बीच में इसका लार्वा होता है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर कि अगर ये सिम्टम आ रहा है तब भी यही है, अगर ये सिम्टम आ रहा है जो फ्रूट को खाने वाला, तब भी फ्रूट एंड सूट बोरर ही है। और इसी के लिए निकला था, जो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मतलब वैरायटी निकाली गई थी, बट अल्टीमेटली उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि क्या ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है कि ये हार्मफुल हो। फिर ये भिंडी में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, टोमेटो में भी आता है। और ये इंसेक्ट ज़रूरी नहीं है कि बाद में अटैक करता है, ये फ्लावरिंग स्टेज में अटैक करेगा। अंडा उसके अंदर रहता है, जब वो लार्वा में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश इस तरह से करता है। ये है आपका लीफ माइनर, सुरंग बनाने वाला। माइनर मीन्स माइनिंग करने वाला। तो लीफ के बीच का जो लीफ का जो लीफ बेस है, इसके बीच में ये इसकी सुरंग होती है। और आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो किसी एंड पोर्शन पे आपको उसका इंसेक्ट आपको नज़र आएगा।
इसमें लीफ माइनर में। इसका डैमेज क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा ना तो क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है प्लांट से, तो फूड बनना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपरली अगर इंसेक्टिसाइड आपने यूज़ नहीं किया तो लीफ सरफेस पर अगर, तो क्योंकि ये टच होता ही नहीं है इंसेक्टिसाइड से, इसके अंदर हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कॉन्टैक्ट का नहीं। सिस्टेमिक अगर डालेंगे तब सिस्टम में जाएगा, तभी ये डिजीज़ आपका, ये इंसेक्ट जो आपका ख़त्म होगा। और ये एक मेजर डिजीज़ है आपका सीडलिंग का, डिजीज़ नहीं इंसेक्ट, सबसे मेजर ये कुकर बीट्स का सबसे मेजर इंसेक्ट है रेड पंपकिन बिटल। रेड पंपकिन बिटल जो आपका है, एक्चुअली रेड तो नहीं होता है बट ये ऑरेंज कलर का होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसेक्ट माना जाता है, विजुअल होता है, दिखता भी है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जाली बना देता है। इतना ज़्यादा इसका पॉपुलेशन एक लीफ के ऊपर होगा कि पूरे लीफ को 2-4 घंटे के अंदर पूरा ख़त्म कर देता है। तो ये तो अगर प्लांट का ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया है, उसके बाद अगर इसका इफेक्ट अटैक हुआ तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सीडलिंग स्टेज में है, ट्रांसप्लांटिंग आपने की है या छोटा सा भी पौधा 3-4 लीफ है, उस समय ये पूरी क्रॉप को ख़त्म कर देता है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। इसमें मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड तो करते ही हैं, कई बार चूल्हे की राख का यूज़ करते हैं, और दैट इज़ द मेजर कि अगर चूल्हे का राख इसमें आप लगाओगे तो रेड पंपकिन बिटल को कंट्रोल करने के लिए पुरानी हमारी जो परंपरा है नेचुरल फार्मिंग में ये इसको, और ये मेजर डिजीज़ है खास करके रेनी सीजन में भी और समर सीजन में भी, ये दोनों में कुकर बीट्स को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। ये वाइट फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई आप लोग जानते हो कि कुकर बीट्स का सबसे बड़ा दुश्मन ये प्लांट, और सब फार्मर को जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, करेला हार्वेस्टिंग हो रहा है, बॉटल गोरा हार्वेस्टिंग हो रहा है, कुकर बीट कुकुम्बर हार्वेस्टिंग हो रहा है, इन बिटवीन फार्मर अब सबसे ज़्यादा स्प्रे अगर किसी का करता है तो वो करता है इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसका जब डैमेज होगा तो फ्रूट्स आपका जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े, उसमें इस टाइप का होना शुरू हो जाएगा। तो फार्मर ये लीफ पे अटैक नहीं करता है, स्टेम पे, रूट पे कहीं नहीं, ये सिर्फ मैच्योर फ्रूट पे ज़्यादा अटैक करता है। और नॉर्मली ग्रोइंग जो मतलब फ्रूट जब सेटिंग हो जाती है उसके बाद अटैक इसका सबसे ज़्यादा होता है। और ये लास्ट में है आपका जो नर्सरी स्टेज के बाद ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम जाते हैं फील्ड में, तो ये करता है कटवर्म। ये क्या करेगा, आपने प्लांटिंग कर दी कॉलीफ्लावर, और रात को सुबह आप जाके देखोगे तो एक एक प्लांट को या टोमेटो का प्लांट को देखोगे कि कट करके वहीं पड़ा हुआ है, खाता भी नहीं है ये। इसका हैबिट है कि रात को जो भी कुछ करेगा वो रात को ही करेगा, शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद ये एक्टिव होता है, और सुबह 5-6 बजे से पहले प्लांट से हट के दूर, थोड़ा सा दूर, इसकी एक्टिविटी ऐसी होती है मिट्टी में छिप जाएगा, आप उसको ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा ये। तो इसमें जब भी हम स्प्रे करते हैं या जो भी कंट्रोल करते हैं तो सॉयल अमेंडमेंट को ज़्यादा जरूरी, इसमें नीम की खली बड़ी काम आता है जब हम उसको यूज़ करते हैं अजाडिरेक्टिन का अर्ली स्टेज में। उसके अलावा आपका नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपको पता है मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से हैं? तो मोबाइल क्या होता है? जो मूव करता है। यानी अगर मेरे पास पैसा है, मैं हूँ सबसे नीचे बैठा हुआ, मेरा बेटा ऊपर है, सपोज कहीं गया हुआ है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो जब उसको ज़रूरत होगी तो क्या होगा, मैं यहाँ से पैसा उसको भेजूँगा। जब नीचे न्यूट्रिएंट की कमी होगी, ऊपर कमी होगी, तो नीचे वाला ऊपर को जाएगा। तो डेफिशिएंसी कहाँ होगी, कमी हमारे वाले में, उसके वाले में उसका तो फिल हो गया, तो उसकी रिक्वायरमेंट, दैट इज़ अ मोबाइल। ये जितने न्यूट्रिएंट हैं वो मोस्टली, ये जो न्यूट्रिएंट अगर आपको कोई पूछे, दीज न्यूट्रिएंट्स आर, ये मोबाइल हैं। यानी ये इसके जो सिम्टम जब भी आएंगे वो कहाँ आएंगे, लोअर लिप्स पे, ओल्डर लिप्स पे। और जो आपका इमोबाइल है वो जहाँ रहेगा वहीं रहता, वो मोबाइल नहीं होता है कहीं भी ना, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ नहीं, जहाँ पर है वहीं पर पड़ा रहेगा वो। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सेकेंडरी हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और पढ़ाने के लिए तो मेरे को तो टाइम ही आप लोगों का बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। ये देखो फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, सल्फर, ये जो सिम्टम है ना, ये अपने आप में आप देखोगे ना कि किस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये डेफिशिएंसी सिम्टम के हैं। जिंक, मैंगनीज, कॉपर और बोरॉन, सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी सिम्टम आता है वो आता है टिप पे, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी,
प्लांट अजीब सा दिखेगा आपको, और इसमें एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक भी प्लांट होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सिम्टम आप लोग को बता दिया है। ये आपका जो है ना इंट्रैक्शन, नाइट्रोजन देखो इसकी डेफिशिएंसी होगी, नाइट्रोजन आप कम दोगे तो फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी नज़र आएगी। आप चाहे प्लांट सॉइल में हो क्यों ना, कहने का मतलब ये है जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको, बोरन होगा तो कैल्शियम का हो जाएगा, मोलिब्डेनम है तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन आप डालते रहो, मोलिब्डेनम जैसे हम बोलते हैं ना विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम कितना भी दूध पीते रहो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरह से प्लांट में भी यह है कि अगर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन कितना भी डालो अपटेक होगा ही नहीं, तो दिस इज़ अ कैरियर, ठीक है ना। उसी तरह से एंटागोनिस्टिक जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम और कॉपर, एक्सेस ऑफ वन न्यूट्रिएंट, इसका ज़्यादा एक्सेस होगा इसका अपटेक रिड्यूस हो जाएगा। नाइट्रोजन ज़्यादा डालोगे पोटेशियम और कॉपर, फास्फोरस और कॉपर जो है पोटेशियम और कॉपर क्या होगा, अपटेक कम हो जाएगा। इसलिए ये सब टेबल याद रखना आपने, एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक प्लांट भी है ना, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अगर ठीक ठाक है तो बहुत बढ़िया प्लांट का ग्रोथ होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस है तो बहुत अच्छा फ्रूटिंग होगा, फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छा होगा, रूट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। पोटेशियम और नाइट्रोजन है, बेटर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो हम अप्लाई करते हैं वो प्लांट के अंदर कितना एक्यूमुलेट होता है और कितना ज़्यादा उसका यूज़ होता है, दैट इज ए यूज एफिशिएंसी। कैल्शियम के साथ बोरन, आयरन के साथ सल्फर, मोलिब्डेनम के साथ नाइट्रोजन। जब आप साइकिल पढ़ोगे नाइट्रोजन साइकिल ना, उसमें आयरन और सल्फर का बड़ा रोल है उसमें, और साथ में मोलिब्डेनम का नाइट्रोजन एप्लीकेशन, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो ये सारा उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। उसके बाद एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर कॉमन फर्टिलाइजर सोर्स, दीज आर द सोर्स। अगर आपको कोई बोले कि जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट डालो आप, अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम सल्फेट डालो आप, आयरन सोडियम की कमी नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो भी आपको फर्टिलाइज़र है, या आजकल 19 फोलियर स्प्रे उसका भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आपको मैंने बताया लोअर लीव्स में आएगा। उसके बाद इसमें एक ब्रॉन्जिंग होती है फास्फोरस में, ये याद रखना आपने। इसमें आपका एक आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जानते हो आप क्या होता है? जैसे आपको हीट स्ट्रेस है ना, बहुत ज़्यादा सनलाइट, अगर तेज स्क्रॉचिंग सनलाइट होगा ना तो फ्रूट्स के कलर चेंज होने लगते हैं। एप्पल उप्पल में बहुत ज़्यादा होता है, कैप्सिकम में बहुत ज़्यादा होता है। कोल्ड इंजरी, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जब एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें कोल्ड इंजरी हो जाती है, वो गल जाएगा, रॉटिंग शुरू हो जाएगा, उसके सेल डैमेज हो जाते हैं, पपाया में खास करके, बनाना में खास करके, और वेजिटेबल्स में, कई वेजिटेबल्स में जो विंटर में बहुत एकदम से सडन कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। फ्रॉस्ट डैमेज आपने देखा होगा कि जितना भी फ्रॉस्ट डैमेज कैप्स कई बार कॉलीफ्लावर में ही हो जाता है, पूरा का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। उसके बाद सन स्कॉल्ड, ये पॉलीहॉर्स के डिजीज वो हैं फिजियोलॉजिकल। ब्लॉसम एंड रॉट, फ्रूट क्रैकिंग बोरॉन की डेफिशिएंसी से कई बार होता है, टोमेटो में आपने देखा है, या सिट्रस वगैरह में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी होता है। वाटर स्ट्रेस, अगर फ्रिक्वेंट इरिगेशन हम नहीं करते हैं या हम बैलेंस इरिगेशन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सूख जाने के बाद उसके बाद हम इरिगेट करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई होने देते हैं और या बहुत ज़्यादा इरिगेट कर दिया, तो उस कंडीशन में ये वाली वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। सैलिनिटी, जहाँ पर पीएच अगर डिफरेंस है। हार्बिसाइड टॉक्सिसिटी, कई बार हम पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं और पंप को हम अच्छी तरह साफ़ नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड नहीं हार्बिसाइड, और बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया, और जब हम नेक्स्ट टाइम हम उसमें कोई इंसेक्टिसाइड डाल करके स्प्रे करते हैं तो देखते हैं क्रॉप में एक अलग सा चेंज हो गया, पत्ते इकट्ठे हो गए, या कुछ भी फ्रूट डैमेज हो गया, फ्लावर डैमेज हो गया। दिस इज़ हर्बिसाइडल इंजरी, कि उसका अगर रेजिड्यू भी है हर्बिसाइड्स का तो वो भी प्लांट के ऊपर किस तरह से टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे मैंने बोला था आपको कि क्रैकिंग आती है, ये डैमेज, दीज आर जो ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम के डेफिशिएंसी से आता है, और इसमें राइसिनेस भी है, ब्राउनिंग भी है। कोल क्रॉप्स में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दो ही प्लांट में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, एक है टोमेटो, दूसरा है कोल क्रॉप्स में कॉलीफ्लावर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये हम नॉर्मली फार्मर को यही चाहिए होता है, केमिकल कंट्रोल। ये कैसा डॉक्टर है जो मेरे को खाली बोला कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो चाहता है कि मेरे को इंजेक्शन लग जाए,
मेरा पेन एकदम से कंट्रोल हो जाए। तो फार्मर के लिए जो इंजेक्शन है ना वो यही काम करता है। यही जब तक ये नहीं बताओगे ना तो आपको अनपढ़ ही समझेगा। ये फार्मर्स का एक करेक्टर है। हम तो डेली फार्मर को पढ़ाते हैं, वो बोलते जिद सब कुछ बता दो उनको, बोलो ना कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, थोड़ा ऐसे मैनेज करना। मैनेजमेंट को वो कंट्रोल नहीं मानते। मैनेजमेंट को ये सोचते हैं कि ये तो हम कर ही लेते हैं, जबकि वो करते नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। और ये जो है ना कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, बॉटेनिकल पेस्टिसाइड, सेफ पेस्टिसाइड, रेजिस्टेंट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, आईपीएम, कब हमको आईपीएम को फॉलो करना है कि हम अगर हम फ्रूट फ्लाई का अटैक, हमको पता है कि हम कुकरबिट्स लगाए हैं और फार्मर अल्टीमेटली उसको पता है कि हमें किसी न किसी स्टेज पे आई हैव टू गो फॉर कि मेरे को इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज मेरा फ्रूट्स बढ़िया नहीं निकलेगा। तो फार्मर अगर आईपीएम फॉलो करता है तो सैनिटेशन सबसे पहले रखेगा वो। दूसरी बात, वो बेल को चढ़ा के रखेगा, मतलब उसके ऊपर, तन के ऊपर। और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो, उसमें ट्रैप्स लगाएगा, फेरोमोन ट्रैप्स के। जितने भी फ्रूट फ्लाई के जो मेल हैं उसको हम कलेक्ट कर लें ताकि इसकी पॉपुलेशन हमारे यहाँ, हमारे आसपास के खेत में ज़्यादा ना हो। वो फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब अल्टीमेटली गो फॉर कि मेटासिस्टॉक्स या मैलाथियोन S7 का स्प्रे के लिए वो रिकमेंड करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है जिसको फार्मर्स को आप बताएंगे नहीं बताएंगे तो आप फार्मर